नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय। भाग एक। ये आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक है और ये यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव या जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो क्लास 12th की हिस्ट्री की जो तीनों बुक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में डायरेक्टली आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो अभी हम वन बाय वन करके इसके सारे चैप्टर्स डिटेल में समझेंगे, तो आपको क्लियरिटी होती जाएगी और आपको जो भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। तो इसका हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, देखिए बेसिकली इसमें 4 चैप्टर्स हैं। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। सेकंड वन है राजा, किसान और नगर। और थर्ड वन है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और फोर्थ वन है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो ये हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, हमारा प्राचीन भारत का जो पार्ट है, इसमें वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो चैप्टर हमारा डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो ये हड़प्पा सभ्यता का है पूरा। आपको पता है सबसे प्राचीन हमारी जो अभी तक खोजी गई सभ्यता है वो हमारी हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में कई सारी चीजें आ जाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के हमें कई सारे मृदभांड मिले हैं, मोहरें मिली हैं, कई सारे आभूषण मिले हैं, कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनके माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता को काफी इजीली और अच्छे तरीके से आज के टाइम में समझ पाते हैं। मीन्स पहले के समय का जो हड़प्पा सभ्यता के समय का जो जीवन यापन था, लोगों का जीवन निर्वाह था, कैसे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे, क्या करते थे, उनकी क्या पद्धतियां थी, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में वन बाय वन करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, अब जो आपको एक चित्र सामने दिख रहा है ये हड़प्पाई मोहर का है, 1.1 जो दे रखा है। तो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो आपकी विशिष्ट पुरावस्तु है, ये मीन्स सबसे अच्छी मिली हुई चीज है ये। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। और एक्चुअली इन जो मोहरें हैं, ये इसको मोहरा मोहर बोलते हैं। इन मोहरों पर क्या है, जानवरों के चित्र चित्रित किए गए हैं और ऐसी लिपि इन पर लिखी गई है जो कि आज तक पढ़ पाना संभव नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी लोग लगे हुए हैं। ठीक है, पुरातत्वविद फाइंड करने में लगे हुए हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र से रिलेटेड जो भी लोग थे, उनके जीवन यापन के बारे में, उनसे उनके द्वारा छोड़ी गई जो वस्तुएं थी कहीं ना कहीं जो हमें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थानों पर, उनसे हम उनके जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि उनके आवास हैं, उनके मृदभांड हैं जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं, और इसके बाद आपके आभूषण हैं, औजार हैं, मोहरें हैं। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी हमें मिलती है और मिल सकती है। अब हम आगे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम क्या और कैसे जानते हैं, तो ये बुक के माध्यम से हम वन बाय वन करके समझ रहे हैं। अब कई सारे पुरातात्विकविद हैं, साक्ष्यों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। जैसे कि इन व्याख्याओं से हमें कैसे कैसे जीवन में बदलाव आता जाता है। निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, क्योंकि आज भी उन्हें पढ़ पाना संभव नहीं है इनमें जो लिपि लिखी हुई है, और हो सकता है हमेशा ही रहे, हम उन्हें कभी ना पढ़ पाए। ठीक है, तो एक जो परिभाषिक शब्द इसमें स्थान तथा काल से रिलेटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पे पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं, पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड के संबंध पाए जाते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन पुरातात्विक वस्तुओं में जैसे कि मोहरें हैं, मनके हैं, बांट हैं, पत्थर हैं, फलक हैं और पकी हुई ईंटें मिली हुई हैं। अब ये वस्तुएं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से मिली हुई हैं, जिसमें कि आपका अफगानिस्तान है, जम्मू है, बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में है, गुजरात के कई सारे क्षेत्र हैं वहां से मिली हुई हैं। और एक जरूरी नहीं है कि हमें ये सारी चीजें पास पास मिली हुई हैं, एक दूसरे से काफी लंबी दूरी पर भी स्थित मिली हुई हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसके नाम पर किया गया है। और इस काल का जो निर्धारण है लगभग समय जो है 2600 से लेके और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी इसे कहा जाता है, जिसमें मनके हैं, बाट हैं और फलक हैं। अब भारतीय इतिहास के हम कुछ विषय देखते हैं। ये आपके चैप्टर का ही नाम है, जिसमें ईंटें, मन की अस्थियां हैं। अब इसमें जो कई सारे मैप दिए हुए हैं एनसीईआरटी में बीच बीच में, क्लास 12th की बुक है तो ये आप इन मैप को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें नदियों का जो क्रम है, जैसे कि झेलम सबसे ऊपर है, उसके नीचे रावी, ठीक है, सॉरी चेनाब, देन रावी। जो हड़प्पा संस्कृति के जो मिले हुए नगर हैं यहाँ पे बीच बीच में दे रखे हैं, जैसे कि एक शहर आपका रावी पे है। देन जो ब्लैक ब्लैक साइन इसमें देख देख रखे हैं, तो आप इस मैप को अच्छे से देखिएगा। सिंध है, जैसे कि झेलम, रावी, चेनाब, जो सतलज, आपकी सारी नदियां एक साथ जाके सिंध में मिल जाती हैं। तो
इस टाइप के क्वेश्चंस आज के टाइम में पेपर में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए मैप से। तो आपको थ्योरी पढ़नी है, साथ साथ में ये बुक में जो मैप भी दे रखे हैं इन पे भी काफ़ी अच्छे से गौर करना है। तो अब इसमें कई सारे स्थान दे रखे हैं, जैसे कि मांडा है, वनावली है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, मिताथल है, कोट दीजी है। तो ये भी जो जोड़ियाँ होती हैं, मैच मेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आ जाते हैं कि आप बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कि कुछ नाम दिए रहते हैं और कुछ नाम अलग दिए रहते हैं। तो आप यहाँ से एक बार ये सारे पढ़ के आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे कि लोथल है, रंगपुर है, नागेश्वर है, धौलावीरा है। ठीक है, अब इसका जो हम आरंभ करते हैं, फर्स्ट जो है, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई सारी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने वाले संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग से दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा, जो आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्रम क्या था, भंग था। अब यहाँ आपको साइड में दे रखा है आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां, उसमें दे रखी हैं सिंध और चोलिस्तान, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसमें बस्तियों की कुल संख्या दे रखी है। तो इसको आपको इतना याद नहीं रखना है कि कुल संख्या कितनी है, 106 है, जिसमें चोलिस्तान में आपकी 239, 239 जो है। आरंभिक हड़प्पा स्थल दे रखे हैं, विकसित हड़प्पा स्थल दे रखे हैं, त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल दे रखे हैं। तो सबसे ज्यादा बस्तियों की संख्या है जिसमें आपकी 106। अब सेकंड वन जो है निर्वाह के तरीके, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के समय जो लोग थे वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे, जीवन यापन कैसे करते थे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कि जहाँ जहाँ हड़प्पा संस्कृति पनपी, आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में आई। ठीक है, इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके भी शामिल हैं वो समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, तो वो पेड़ पौधों से जो भी मिल रहा है, फल वगैरह है, फूल वगैरह है, मछली भी शामिल है, उनसे वो अपना भरण पोषण करते थे। अनाज के दाने भी कई जगह मिले हुए हैं, जैसे कि जले अनाज के दाने हैं। बीजों की खोज भी हमें पुरातात्विक विद आहार संबंधी विषयों के बारे में हमें जानकारी देती है। तो पुरातत्वविद भी इस बारे में जानकारी जुटाने में सफल हो गए। अब इस अध्ययन को पुरा वनस्पति पुनः पुरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। अगर ये वर्ड आप इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप याद रख लीजिए। जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ उन्हें हम पुरा वनस्पति कहते हैं। तो ये कोई भी सिंगल डे जो एग्जाम होते हैं उनमें आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। हड़प्पा सब स्थलों से मिले अनाज के दानों में जैसे कि गेहूं है, जौ है, दाल है, सफेद चना है, तिल शामिल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपको कई सारी लाइनें हैं जो अंडरलाइन कर लेनी है, जैसे कि गेहूं, जौ। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपको दानों में कौन कौन से विशेष तरह के शामिल है, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल। ठीक है, तो आपको बताना है उसमें से सही है गलत। कुछ और ऐड कर दिया इसमें, देखिए ऐसे चावल ऐड नहीं है, चावल ऐड कर दिया, मक्का ऐड कर दिया, बाजरा ऐड कर दिया। तो फिर आपको उसमें से क्वेश्चन में से सही बताने हैं आपको। अब आज के टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, एक सही, दो सही, तीन सही, चार ऑप्शन दे दिए, जैसे कि गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, सरसों दे दिया। अब उसमें आपको बताना है कितने सही हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है, मेनली जो पाया गया है उसमें गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल है। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। इस टाइप से भी वो स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़ बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां शामिल हैं, जो पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर कैसे थे, पालतू थे। जंगली प्रजातियों में जैसे बरा, जिसे सुअर हम बोलते हैं, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मतलब जो समुदाय इस टाइप का मांस का बिजनेस करते हैं, आखेटक समुदाय जो पशुओं शिकारी जो होते हैं, या वो खुद शिकार करते थे या इस शिकार को इस मांस को प्राप्त करते थे, तो ये अभी तक पता नहीं चल पाया। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, जैसे कि अब ये मैप जो है सेकंड वाला मानचित्र 2। अब इसमें आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के रेखा चित्र दिए गए हैं, पैमाना नहीं है। कई सारे इसमें कोट दीजिए, इंपॉर्टेंट प्लेस है, आमरी नाल है, सिसबल है, दंब सादात है, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। अब जो सेकंड आपका है कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था?
मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मरण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन नामक स्थान पर जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो इस टाइप के डायरेक्टली आप क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि बनावली है, हरियाणा है, चोलिस्तान के कई स्थलों में, ठीक, कालीबंगन है, राजस्थान है, यहाँ पर हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, आरंभिक हड़प्पा संस्करणों से संबंध है। ठीक है, अब कई सारे जो रेखाओं के समूह में विद्यमान समकोण पर काटते हुए मिले हैं, तो जिनमें एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। अब पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है, मीन्स जो भी औजार प्रयोग करते थे, जैसे कि इसमें एक पक्की मिट्टी से बना हुआ वृषभ दिया हो गया है, ये कहीं ना कहीं खुदाई में मिला हुआ है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे? ठीक है, ये क्वेश्चन है। या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? आगे हमें इनके आंसर्स भी मिलेंगे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित हैं? अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। वहाँ हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि जो बारिश का जल है उस पर निर्भर नहीं रह पाते होंगे वो। अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। सोरतुघई एक जगह है अफगानिस्तान में, यहाँ से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं कि प्राचीन टाइम में नहरें बनी हुई थी, जैसे कि आज के टाइम में डैम बने हुए होते हैं और वहाँ से नहरें निकली हुई होती हैं। परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। ठीक है, या तो नहरें गाद से भर गई हो या कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो जलाशय मिले हैं, जो तालाब होते हैं, तो उनमें जल को संचयित करके रखा जाता था। अब एक साइड आप देख सकते हैं धातु के औजार मिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? ऐसे ही यहाँ पे चित्र 1.5 में दे रखा है, धौलावीरा से एक जलाशय मिला हुआ है, इसका राजगिरी कार्य पर, मतलब ये दे रखा है कि इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। अब पुरातत्व वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है मोहनजोदड़ो। उसके उत्खननों से हमें सबसे आरंभिक रिपोर्टों से कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि अवतल चक्कियां मिली हैं, बड़ी संख्या में अवतल चक्कियां मिली हुई हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकड़ीले अग्नि अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन और तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। तो एक जो है एक पीसने वाली है, उस एक दूसरी टाइप की है जिसमें मसालों को कूटने के लिए, जड़ी बूटियों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर, इन दूसरे प्रकार के जो पत्थर है उन्हें सालन पत्थर का नाम दे दिया गया है, तथा हमारे बावर्ची ने यही एक पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। तो अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937, जो 1937 से उद्धृत दे रखा है। अब पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं में यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन वस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, मैके खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से क्या कर रहे थे, चक्कियों से कर रहे थे, क्या यह एक उपयोगी नीति है? अब थर्ड जो है वो हमारा मोहनजोदड़ो के बारे में दे रखा है। एक पूरा नियोजित और शहरी केंद्र था मोहनजोदड़ो। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू जो शहरी केंद्रों का विकास था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में अच्छे लेवल के शहर हमें मिले हुए हैं। ऐसे ही एक केंद्र है जिसमें मोहनजोदड़ो को हम काफी सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे सुप्रसिद्ध, और आप जिसको प्रसिद्ध भी बोल सकते हो, पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल था ये मोहनजोदड़ो। इसमें बस्ती दो भागों में विभाजित की गई है, लेकिन एक छोटा
लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, दूसरा कहीं अधिक पड़ा है जो नीचे बनाया गया है। अब पुरातत्वविदों के अलग अलग मत हैं अपने अपने, देख सकते हो आप इस मैप में। जैसे इसमें जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है दुर्ग, ठीक है, सेकंड वाला जो निचला शहर दिख रहा है उसमें अलग अलग जो खदाई में सामान मिले हुए हैं, जैसे कि उनने अलग अलग नामकरण कर दिए हैं, आभूषण ब्लॉक, मोनियर क्षेत्र। तो आप इसको एक बार देख सकते हो। अब आगे हम इसको बारे में पढ़ते हैं कि हमने यहाँ तक देखा कि पुरातत्वविदों ने क्या किया कि क्रमशः इन दुर्गों और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची जो ईंटें होती हैं उनके चबूतरों पर बनी हुई थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। तो निचला शहर है उसे दुर्ग, जैसे कि आज के टाइम में भी आप देखते हो कि किले वगैरह बने होते हैं तो वो पहाड़ों पर बने हुए होते हैं, उसी टाइप से। अब निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था, लेकिन इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे, जो आज के टाइम पे भी नींव नींव भरी जाती है। अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब हम आगे कुछ और देखते हैं। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हूँ, एक निश्चित अनुपात में होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, तो जैसे कि आज के टाइम में पहले से प्री प्लानिंग की जाती है, उसी टाइप से हड़प्पा सभ्यता संस्कृति को देख के लगता है कि उनकी पहले से नियोजन किया गया था। अब हड़प्पा की दुर्दशा एक साइड में ब्रैकेट में दे रखा है। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थलों से ले जाई गई ईंटों की मात्र लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। सोचिए आप कितनी ज्यादा चोरी कर ली गई है। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो को कहीं बेहतर संरक्षित था। मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को आप देखिए। अब नालों का निर्माण कैसे किया गया। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताएं रही हैं। एक ध्यान पूर्वक जल नियोजित जो जल की निकासी प्रणाली थी, जो नियोजित करके बनाई गई थी पहले से। मतलब आप पूरे हड़प्पा शहर में अच्छी खासी नालियां आप देख सकते हो। जैसे कि आज के टाइम में जो ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम के लोग भी पहले से सोच के चलते थे कि आज के टाइम में शहरों की हालत बहुत खराब है, जहाँ ड्रेनेज के लिए जरा सी बारिश हुई तो प्रॉब्लम होने लगती है। यदि आप निचले शहरों के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों गलियों में लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। तो एक ग्रिड पद्धति को आप याद रख सकते हो। ये एक दूसरे के समकोण पर काटती थी और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों से नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो मतलब प्रत्येक घर की एक जो दीवार होती थी वो गली से सटी होती थी, उसके थ्रू वहां से नाली पास की जाती थी। अब दुर्ग का दे रखा है। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल जो गुजरात में है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग कर दिए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि लोथल में जो दुर्ग है वो ऊंचा मतलब दीवारों से नहीं घिरा था, लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसमें हम गृह स्थापत्य को देखेंगे। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण से प्रस्तुत करता है। इसमें कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। मतलब बीच में जो आंगन होता है, संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई जैसी गतिविधियों के लिए केंद्र था। तो आज के टाइम में भी आप देखते हो गाँवों में, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में जो ये सारी गतिविधियां की जाती थी, कताई बुनाई वगैरह और खाना बनाया जाना है आंगन में। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया, टेढ़ा मेढ़ा। हर घर का ईंटों के फर्श से बना एक अपना स्नान घर होता था। ठीक है, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर बनाए हेतु
बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं सेकंड फ्लोर के लिए। कई आवासों में कुएं भी थे, जहाँ कई घरों में कुएं भी मिले गए, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, मतलब बाहर से डायरेक्टली उस कुएं में एंटर हो सकता था कि आसपास के लोग भी उसे यूज कर सकें, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 तो कुएं पाए गए हैं। अब जो प्रणाली दे रखी है नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नलियां पहले ही एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जैसे आज के टाइम में चैम्बर बना देते हैं, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी नलियों गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा ही हटाया नहीं जाता था। तो मलबे के ढेर मिले अब, जैसा कि उन लोगों ने जान पाया है। तो आप देख सकते हो कितना मतलब सुसज्जित तरीके से इस शहर को बसाया गया था। आज के टाइम भी जो प्लानिंग की जाती है, लेकिन कई सारे लोग जो बिना प्लानिंग के शहर बना देते हैं या सिटी बना देते हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम मतलब हड़प्पा सभ्यता से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, मतलब जो जल निकालने के लिए जो प्रणाली है, जैसे कि आज के टाइम में सीवर है, तो वो बड़े शहरों में ही है, छोटे शहरों में नहीं है, लेकिन वो छोटे शहरों में भी कई बस्तियों में मिली है। उदाहरण के लिए हम लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, वही नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई हैं, जिससे कि वो सीलन वगैरह ना आए। अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे 3.3 है जो आपका दुर्ग है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें एक माल गोदाम है, एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय, जैसे कि आज के टाइम में जो पूल बना दिए जाते हैं, स्विमिंग पूल बना दिए जाते हैं, जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उसके उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। उसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। उसके उत्तर में एक गली के दूसरे ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानाघर थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानाघर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले मिलती थीं। इस संरचना का एक अनोखा फन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशेष संरचनाओं के साथ इनके मिलने के इस बात से हमें एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि इनका प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता था। मतलब वहाँ पे इस टाइप के स्नानागार बनाए गए हैं, जैसे कि आप आज के टाइम में कई तीर्थ स्थलों में देखते हैं तो कुंड बने रहते हैं वहाँ पे, तो वो मिला दिए जाते हैं। तो आप इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिए बस। तो ये क्वेश्चन दे रखा है क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं? हमें आगे आंसर मिलेगा। अब आगे जो हमारा पार्ट है वो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। कैसे कैसे सामाजिक भिन्नताएं हैं वो अलग अलग एरिया में, जैसे कि समाधान है। पुरातात्विक पुरातत्वविद हैं यह जानने के लिए कि किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इन्हीं विधियों में एक समाधान दानों का एक अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाइम के ही थे, मिस्र के जो पिरामिड हैं से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, मीन्स जहाँ पर राजकीय शवों को रखा जाता था, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। धन संपत्ति को भी दफना देते थे वो। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता है, ठीक है, जो गड्ढे बनाए जाते थे दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, मतलब कुछ अलग टाइप के गर्त उन्होंने बना दिए। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी, जैसे कि ईंट का चैम्बर बना दिया, चिनाई कर दी गई, फिर उसमें उसके अंदर दफना दिया गया। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? मतलब जो समाज में भिन्नताएं होती हैं, जैसे कि आज के टाइम भी हम देखते हैं अलग अलग कास्टिज्म जो चल रहा है, अलग अलग मीन्स गरीब और पैसे वाले लोग हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं। कुछ कब्रों में जैसे कि अब जो गरीब लोग हैं उनके अंदर क्या आभूषण या वो सारी चीजें नहीं मिली होंगी। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण ही मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर
मान्यताओं की ओर संकेत करता है, जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, दोनों वो मतलब क्या आभूषण का प्रयोग करते थे। 1980 के दशक में मध्य में 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। ठीक है, कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, तांबे के दर्पण बना के। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। लेकिन इसके बाद भी लगता है कि वो बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे मृतकों के साथ, हड़प्पा सभ्यता के लोग। विलासिता की वस्तुओं की खोज, मतलब जो अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कि जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, विलासिता की वस्तुएं की खोज भी की गई है। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें हम पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इसमें चक्कियां हैं, मृदभांड हैं, सुइयां, झांबे आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो। इस स्तर पर ये फायंस, ये जैसे कि आप देख सकते हो, एक चित्र आप देख सकते हो, कोई किसी प्रकार का एक पात्र बना हुआ है, ये फायंस से बना हुआ है, मतलब घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को ये बनाया गया है, फायंस से बना हुआ पात्र है। ये छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे और इन्हें बनाना बहुत कठिन होता था। तो ये आप देख सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा स्थिति और जब जटिल हो जाती थी, जब हम रोजमर्रा के प्रयोग की कई सारी ऐसी वस्तुएं जैसे कि तकलियां हैं, तो फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती हैं, तो सोचते थे कि इनका लोग वही कई उसमें भी कई ऊंच नीच का भेद होगा, गरीब अमीर का भेद होगा, तो वो लोग यूज करते थे इस टाइप की चीजों को। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं। मीन्स छोटी वस्तुओं में ये बिरले ही मिलती हैं, छोटी बस्तियों में नहीं मिली हैं ये। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये बड़ी बस्तियों में ये काफी मात्रा में मिली हैं, तो वहां रहने वाले लोग अमीर हुआ करते होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए फायन से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे, मतलब जिसमें इत्र वगैरह रखते होंगे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हुए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या है, बड़ी बस्तियां हैं, यहाँ पे इस टाइप के हमें आभूषण या ये सारी चीजें मिली हुई हैं, लेकिन कालीबंगन में ऐसा नहीं मिला है। सोना भी दुर्लभ, संभवतः आज की तरह कीमती था, जैसा कि उस टाइम से पता लगता है। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से हमें प्राप्त हुए थे। अब इसके बाद हमारा है फिफ्थ पार्ट है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, और अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये वाला वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं।